ब्रजेश पाठक हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला प्रश्न यही है ब्रजेश जी कि आखिर क्या छिपा रहे हैं आप लोग? ये सवाल लगातार अखिलेश यादव पूछ रहे थे, अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं संभल में ऐसा क्या छिपा रहे हैं जिसकी वजह से विपक्ष के नेताओं को आने नहीं दे रहे हैं? दरअसल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों दलों को वहां पर वोटों की फसल दिख रही है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की है और संभल जहां पर यह फसाद हुआ है वहां शांति व्यवस्था को बहाली को लेकर के है। स्थानीय प्रशासन ने वहां पर हुए दंगा फसाद को देखते हुए धारा 144 लागू कर रखी है। निषेधाज्ञा जारी होने के बाद किसी भी प्रकार के जमावड़े पर, भीड़ को इकट्ठा करने पर रोक होती है। जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। उनकी भी सरकारें हैं, वहां भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस पर धारा 144 लगती है। हम सबकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत हो और संभल जहां ये बवाल हुआ है वहां जल्दी से शीघ्र शांति स्थापित हो और वहां के लोगों को जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए। जहां तक जो घटना घटी है, हम पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं। पीड़ितों को न्याय मिले, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हम न्यायिक जांच आयोग को गठित करके मौके पर भेजे हैं। निष्पक्ष जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। हर स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ आप देख रही होंगी अंजना मैम, वहां पर पाकिस्तान निर्मित बंदूक के खोखे मिले हैं। जब विदेशी लोग उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे तो हमारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो जांच में लगी हैं। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से फिर बताएंगे। लेकिन आज हमारा स्टैंड ये है कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे, उसको लागू करेंगे, लेकिन और हर स्थिति में शांति व्यवस्था को मजबूत करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत ठीक है। पाक मेड बुलेट्स पर मैं बाद में आपसे सवाल करूंगी। आपने धारा 144 का जिक्र किया, उसी पर प्रश्न है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं अगर धारा 144 लागू है तो मुझे अकेले आने दीजिए, उनको अकेले भी आप लोग आने नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जब सेक्शन 124 लागू होता है, निषेधाज्ञा जारी होती है, तो क्या इस प्रकार के राजनीतिक पर्यटन पर कभी किसी को अनुमति मिली है क्या? मेरा सीधा अनुरोध यह है कि आप जाएं, धारा 144 की समाप्ति हो जाए, संभल पूरी तरह से शांत हो जाए, आप जाएं, धारा 144 समाप्त होगी, आप खूब वलीमा खाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कृपया मेरी विनती को स्वीकार करें, संभल को, उत्तर प्रदेश को शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करें। लेकिन ये बताइए उप मुख्यमंत्री जी, पाक मेड बुलेट्स वहां पर अगर पाई जा रही हैं तो विपक्ष का तो ये आरोप है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर पर आप अपनी पीठ थपथपाते थे वो उस लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है। पाक मेड बुलेट्स उत्तर प्रदेश में कैसे? वही मैंने पूर्व में कहा है, पाकिस्तान निर्मित वहां पर जो कारतूस के खोखे मिले हैं, ये हमारी चिंता और बढ़ाते हैं, जांच का दायरा बढ़ाते हैं। कहां से कारतूस वो पहुंचे हैं, किस व्यक्ति ने उनका उपयोग किया है, किस समूह ने उपयोग किया है, सबकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कोई साजिश तो नहीं है, इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम संभल में शांति व्यवस्था को बहाल शीघ्र करें और लोगों को न्याय मिले। जो भी पीड़ित है, निष्पक्ष जांच के बाद कड़ी कार्रवाई कानून के माध्यम से हो। ये दो आरोप जो लग रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, दो आरोप जो लग रहे हैं, उस पर पहला आरोप यह है कि प्री प्लान था सब कुछ। उसी दिन हियरिंग होती है, कोर्ट में अपील होके तुरंत ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे। ये कहना है विपक्ष के नेताओं का और अखिलेश यादव जी का कि जैसे बारात तैयार थी वहां पर पुलिस वालों की, पूरी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, उस दिन भी सर्वे होता है, फिर दोबारा सर्वे किया जाता है। मतलब एक प्री प्लान तरीके से आप लोग ने चुनाव होने के अगले दिन ये सब कुछ वहां पर किया है, सीधा आरोप है।
मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम न्यायपालिका पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के तहत वो लोग गए थे। हाँ, उसके बाद जो दंगा भड़का है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो फसाद हुआ है, उसकी जांच हमारी सरकार के अधीन जो प्रशासन है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो कर रहा है। और हमने साफ निर्देश दे रखे हैं कि हर स्थिति में निष्पक्ष जांच हो और जो भी पीड़ित है उसको मदद हो, और जिन्होंने कानून तोड़ करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो कानून के तहत। यह हमारी जिम्मेदारी है। जी, क्या डिप्टी सीएम साहब आप इस पर कुछ जानकारी देंगे? क्या वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए थे? क्या मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए थे? विपक्ष का यही कहना है कि वहां नारेबाजी की गई, फिर भीड़ को उकसाया गया। मैंने आपको इस बात को मैंने कहा है, जो भी दोषी होगा, निष्पक्ष जांच चल रही है, हर घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा कानून के तहत उसे सजा मिले, ये हम जिम्मेदारी निभाएंगे। और किसी भी स्थिति में हम संभल में शांति को बहाल करेंगे, वहां लोगों के जीवन को डिस्टरबेंस न हो, रहने खाने में घूमने में कोई दिक्कत न हो, और किसी भी स्थिति में लोगों को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। 10 के बाद जा सकते हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी? 10 तारीख के बाद, 10 दिसंबर तक ही निषेध है ना? वही मैं कहना चाहता हूं, वहां पर मीडिया उपस्थित है, आपके प्रतिनिधि भी वहां पर हैं, सब कुछ सार्वजनिक है, पारदर्शी है। हम हर स्थिति में शांति को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जो ये लोग पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, राजनीतिक पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, इनसे पूछिएगा, मेरी तरफ से पूछिएगा, क्या जो बहराइच का बेटे का भी कत्ल हुआ था, क्या आपने वहां जाने पर विचार किया है? क्या उसको सोचा है कि अपनी पार्टी की तरफ से कुछ अनुदान दे? ये दो तरफी राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के साथ हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, और जो विपक्षी दल के लोग हैं वो भी सभी के पास जाते हैं कि हमको मतदान करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये दो तरह की राजनीति, दो मुंह की राजनीति नहीं चलेगी। आपको आम जनमानस के साथ, पीड़ित के साथ खड़े होते दिखना चाहिए और पारदर्शी भी होनी चाहिए, एक तरफा नहीं चलेगा। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के साथ है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर लोगों को भरोसा दिलाते हैं। पीड़ित को न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो, दोषी बचे ना, ये जिम्मेदारी के साथ मैं कहना। मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग जगह जगह खुदाई कर करके सौहार्द राज्य का खराब करना चाहते हैं। वोट के लिए संभल में ये सब कुछ किया गया है, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वहां पर वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि उनको इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनको वोट लेना है। मैंने पहले आपको कहा था, किसी चैनल पर आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, कि आज अगर मुस्लिम समाज, जिसका उपयोग वोट के लिए समाजवादी पार्टी करती रही है, कांग्रेस करती रही है, केवल उनको छोड़ दे तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल वोट की राजनीति के लिए इस प्रकार के बयान वो करते हैं। उनको कोई उत्तर प्रदेश के लोगों से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी जब भी ताकत में आई है, पावर में रही है, अपने गठन काल से गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे को पुष्पित पल्लवित किया है। चाहे अयोध्या की घटना हो तो समाजवादी पार्टी के लोग एक निषाद समाज की बेटी के साथ कुकृत्य करने को पाए जाते हैं। कन्नौज में तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पाए जाते हैं कुकृत्य करते, वो भी ओबीसी समाज की हमारी बेटी है। और करहल में तो हद हो गई, मैनपुरी में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ आपने इसीलिए कर दी कि उसने मना किया था समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम कमल को वोट देंगे, फूल को वोट देंगे। इस प्रकार के कुकृत्य को जनता ने कभी स्वीकार नहीं करना है। जनता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के है। हमने कभी भी अपना पराया नहीं देखा। जिसने भी कानून तोड़ा है, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया। देखिए ना, जब आप लोगों ने तय कर ही लिया है, तेरा वोटर मेरा वोटर, तेरा पीड़ित मेरा पीड़ित, आपने तो बहराइच में मुआवजा दिया था, संभल के पीड़ितों को मुआवजा दे रही है क्या सरकार? देखिए, कोई तुरंत ऐलान नहीं हुआ था, जांच के बाद तथ्यों के आधार पर अभी जांच चल रही है, तो इससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जांच स्पष्ट आने दीजिए, निष्पक्ष जांच होगी और
जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी आखिरी कार्रवाई के हो, ये मैं कहता हूं। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल है मेरे, जल्दी जल्दी। कहां जाकर रुकेगा ये, कितने मस्जिद टारगेट पर? क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि जो हिंदू संगठन है उनकी लिस्ट में 33,000 38,000 है, बीजेपी आरएसएस 1800 ऐसे मस्जिदों की लिस्ट लेकर घूम रहा है। ये कब जाकर रुकेगा? ये यहां पर सर्वे, वहां पर सर्वे, और सर्वे को वो चिंगारी कहते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी का कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए हथकंडे चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनकी अच्छी तरह असलियत को जानती है, इनकी कलई खुल चुकी है, इनके पूरी तरह से साफ हो गए हैं कि वोट के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं। लोकसभा चुनाव में फटाफट सटासट सबके खाते में 8,000 आएगा। महिलाओं को आपने गुमराह कर दिया, उनसे फार्म भरवा लिए, दरखास्तें ले ली। आप ये भी तो बताइए कितना झूठ बोलते हैं सपा और कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग। हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख चैन से जीने दें। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारी सरकार की नीतियों के साथ है। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम सब भाईचारों को कायम रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब वो कह रहे हैं सुख चैन से हमारे वोटर्स को भी जीने दो। जनता की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोटर्स को वोट ही नहीं करने दिया आप लोगों ने। रामगोपाल यादव जी ने तो संसद में कहा, राज्यसभा में उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स को आपकी पुलिस, आपके प्रशासन ने, मतलब योगी सरकार की पुलिस प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया उपचुनाव में। जो भी चुनाव लूज करता है इस प्रकार की बात करता है। जब चुनाव जीत जाते हैं ईवीएम अच्छी है, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जनता सच्चाई जानती है। ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।